नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए नए भारत और बदलते भारत की दो तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे। और ये दो तस्वीरें आज की दो बड़ी खबरें हैं जिस पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है जो कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता में मौजूद हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो G20 से जुड़ी हुई है क्योंकि G20 बैठक के लिए दिल्ली तैयार हो चुकी है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है क्योंकि इस बार देश कर रहा है G20 की मेजबानी जिसके लिए पूरी दिल्ली को तैयार कर दिया गया है। और आज की ये दो बड़ी खबरें भारत के एज अ ग्लोबल लीडर स्टैब्लिश होने की एक बड़ी पिक्चर को सबके सामने रखती हैं क्योंकि इस बार भारत के पास मौका G20 की मेजबानी को लेकर है। और दूसरी तरफ इस G20 इवेंट के होने के बावजूद बीच में समय निकालते हुए वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फॉरेन ट्रिप्स ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचते हैं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए और वहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। मेजर अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवदास सर इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ विनोद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद है JK ओझा सर, आप जियो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ओझा जी सबसे पहले आप ही के पास आते हुए क्योंकि अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे चीन सेंट्रिक चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि दोनों ही आज की बड़ी खबरों पर आपका रिएक्शन मिले क्योंकि एक तरफ G20 की मेजबानी, भारत उसके लिए तैयार, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी, तो दूसरी तरफ उसी बीच में आसियान समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं जकार्ता और वहां से संदेश देते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो भारत के पास है। देखिए, दुनिया के तमाम देश, उनको जो इंपीरियलिस्ट वेस्टर्न फोर्सेस हैं उनसे भी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, संदेह है उनके ऊपर और एक कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री रही है। लेकिन चाइना ने जो भी अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट शुरू किया है वो एक ओपेक और अथॉरिटेरियन मॉडल है। और आप देखिए कि फार ईस्ट से लेके अफ्रीका से लेके सेंट्रल एशिया से लेके यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में जाके उसने एक ऐसा मॉडल ईजाद किया है जिसमें वो सर्वेलेंस स्टेट के मैकेनिज्म एक्सपोर्ट करता है, ऑटोक्रेटिक रूलर्स को वो प्रॉप अप करता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कई जगह ये शिकायत है कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करता है। एक ऐसे रिसर्चर का कहना है कि इन देशों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के CIA तक को कुछ तरीके से डिसीट और डिसेप्शन के जरिए उनके कुछ विंग्स को कैप्चर कर लिया है। उसका तमाम मकसद सिर्फ एक है कि CCP की सुप्रीमेसी या एक व्यक्ति की फिलहाल वो सुप्रीमेसी चल रही है चीन में, और चाइना की जो है एक नियो इंपीरियल मॉडल है जिस मॉडल में दुनिया के तमाम लोग सिर्फ उसके लिए एक कमोडिटी है, एक मार्केट उससे अधिक नहीं है। यहाँ तक कि चाइना के भीतर भी दिक्कत है। तो ये पूरा मामला सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का नहीं है, ये पूरा मामला सिर्फ स्पीच का नहीं है। हमें एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस देना होगा जो पूरी दुनिया को, जिसमें हम अपनी ताकत को भी ऑप्टिमाइज करें। और भारत की जो गुडविल है वो हमारी ट्रांसपेरेंसी की वजह से है। वसुधैव कुटुंबकम हमने सिर्फ कहा नहीं है, जब जब दुनिया में भारत मजबूत हुआ है, मैं कुछ 100 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ शताब्दियों की बात कर रहा हूं, तब तक पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आई है। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि इन तमाम देशों से एक साथ मिलकर जब हम एक अर्थ की जो बात कर रहे हैं वैसा एक गवर्नेंस मॉडल एक दें। और अपने बिहेवियर से तो हम जरूर दर्शाते हैं, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या उसके बाद का समय रहा हो। तो ये एक मौका आया है हमारे पास पूरी दुनिया को शेप करने का, जो न तो अमेरिकन मॉडल से इन्फ्लुएंस है न चाइनीज मॉडल से इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत अधिक हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और चुनौतियों को पार पाना है। लेकिन विनोद शुक्ला जी, कैसे भारत की भूमिका को आप देखते हैं जिसका अभी अभी ओझा सर ने जिक्र किया, भारत की भूमिका, क्योंकि आसियान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और तमाम देशों ने देखिए अपने 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 सेंटर्स बनाए, अपने अपने ग्रुप्स बनाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, कॉमन इनिशिएटिव्स के साथ, कि कैसे जो बदलता जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसको हमको टैकल करना है। चैलेंजेस क्या क्या है, भारत की भूमिका उसमें आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, ओझा जी ने जो बात कही मैं उसी से एक वहीं से आगे ले जाता हूँ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मॉडल अलग है और चाइनीज़ मॉडल अलग है, इंडिया का एक डिफरेंट मॉडल है। इंडिया का डिफरेंट मॉडल क्या है? हम वसुधैव कुटुंबकम की बात लंबे समय से 2000-3000 साल पहले से बात कर रहे हैं। उसका इनहेरेंट मीनिंग क्या है? उसका इनहेरेंट मीनिंग है साझी धरती, साझा परिवार, साझा भविष्य। ये इनहेरेंट मीनिंग है। आप उसको इंग्लिश में कुछ भी कहिए, हिंदी में कुछ कहिए, लेकिन इनहेरेंट मीनिंग यही कि हम सबके विकास की बात कर रहे हैं।
अब उसमें चैलेंजेस निश्चित तौर पर होंगे। चाइना के सामने भी चैलेंजेस हैं, चाइना को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, उनकी इकोनॉमी को लेकर के कहीं नहीं पहुंचती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, वहाँ इंफॉर्मेशन नहीं, डिसेमिनेशन नहीं होता है, बंद रहता है। अमेरिका अब अपने ग्रोथ को उस लेवल पर नहीं ले जा पा रहा है, लेकिन भारत का ग्रोथ जो अभी सारे डाटा पिछले 10-15 दिन में जो भी आए हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक का रहा हो, IMF का, या जो इन भारत के अपने हो रहे हैं, सब इकोनॉमी को बेहतर, बहुत बेहतर करते हुए दिखा पा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में कहा था कि हम 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे और हमारी इकोनॉमी 2029 तक और बेहतर स्थिति में। लेकिन उन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। हम बाकी सारे सेक्टर्स, आप सेक्टर वाइज उठा कर देखिए, वहाँ हम कितना बेहतर कर रहे हैं। IT का हो, उसके अलावा टूरिज़्म हो, मतलब सेक्टर गिनाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबको हम शोकेस कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स हमको मिलने शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम न चाइनीज़ मॉडल फॉलो करेंगे, ना US मॉडल फॉलो करेंगे। इंडिया का अपना एक मॉडल, अपना अलग ग्रोथ मॉडल है। उस पर GDP को लेकर के भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। इंडियन जो ग्रोथ की स्टोरी है, वो जो GDP का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से ही डिफर करता है। तो लेकिन वो बहुत एकेडमिक डिबेट है। But then we have our own stories and we have our own stories to tell, sir. क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। और न सिर्फ हम, बल्कि ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक्सेप्ट आप कुछ देश छोड़ दीजिए जिनको हर बात पे दिक्कत होती है, जिनको हर बात पे मुसीबत पैदा होती है, क्योंकि उनसे उनके अपने हित प्रभावित हो रहे हैं। DK पांडे सर, अगर मैं सिर्फ हथियारों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो आसियान देश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है, जिसका एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा था कि हम कारोबार कैसे अपना एक्सपैंड करेंगे, अपना व्यापार कैसे एक्सपैंड करेंगे। हथियारों के लिहाज से जो 60% हथियार हैं वो ये आसियान देश रूस से लेते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, करीब 15% हथियार वहां से खरीदे जाते हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर फ्रांस है, करीब 9% हथियार वहां से खरीदे जाते हैं। भारत यहां पर कहां पर खड़ा है, और इस कंसर्न में भारत की तरफ से क्या इनिशिएटिव खासतौर से आसियान समिट के दौरान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से स्थितियां डावाडोल हो रही हैं और वहाँ सुरक्षा समीकरण जो है निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उसके मद्देनज़र वहाँ के जो छोटे मोटे देश हैं जिन्होंने कभी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया था, वो भी अब चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। क्योंकि चीन जिस प्रकार से उनके जो है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स हैं, उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स हैं, उसमें जो इंटरफेयर करता है, उसमें ज़बरदस्ती जो है घुसपैठ जमाने की कोशिश करता है। जहाज पर कैसे वाटर गन का इस्तेमाल किया अभी चीन ने बीच में? जी, तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से चीन जो है वो अपनी सीमा के जो वैश्विक रूप से और विश्व नीति के अनुसार जो कार्य होने चाहिए उसके विरुद्ध जाके करता है। तो भारत ने अभी डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट शुरू किया है, और ध्यान हो फिलीपींस के साथ हमारे जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स के जो सौदे थे वो बहुत ही सुचारू रूप से हुए। साथ में मलेशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया। तेजस मार्क 1 जहाज जो है, जो कि हम डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में भी कई देशों के साथ डील चल रही है। तो निश्चित रूप से क्योंकि अभी डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट पे हमने जो है नया कदम रखा है, स्पेशली एविएशन के सेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हम लोग लगभग 84 देशों को हथियार, डिफेंस के आर्म्स और एम्यूनिशन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ा समय और लगेगा तब, क्योंकि अभी हमारे जो प्रोडक्ट हैं डिफेंस के सेक्टर में प्रोडक्ट आए हैं, उनकी रिलायबिलिटी मार्केट में अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। एक बार लोगों को ये निश्चित रूप से मालूम पड़ जाएगा कि ये हथियार रिलायबल हैं, और उनको, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा भारत के साथ व्यापार करने में ये है कि इनकी कीमत, हम वर्ल्ड मार्केट में जो कीमत है उसके मुकाबले हम बहुत ही कम कीमत में हम जो है इन हथियारों को दे रहे हैं। और जो उम्मीद है कि शायद अगले 3 से 4 सालों में हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में जो विश्व पटल पर आ जाएंगे। बिल्कुल ज़रूर होगा ऐसा, क्योंकि देखना सर आप इससे अग्री करते होंगे। और दूसरा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बाकी देशों के कंपैरिजन में कम दाम पर इकोनॉमिकली उपलब्धता पैदा करवाना। फिलीपींस भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल $375 मिलियन की डील, और जो कि नवंबर में डिलीवर हो जाएगी। वियतनाम भारत से $500 मिलियन के हथियार खरीदने की डील चाहता है। इसके साथ ही
ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, कोस्टल रडार सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडोनेशिया चाहता है कि 40 mm नेवल गन सिस्टम वो भारत से खरीद ले। ये सब कुछ वो है जो एक समय पहले तक हम सिर्फ सोचते थे, लेकिन अब ये हमको धरातल पर नजर आता है और शायद ये भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक सेक्टर में भारत का अपना एक रिकॉग्निशन हो। भारत जब आत्मनिर्भर होने की बात करता है तो ये भी कहता है कि दूसरे देश हमारी तरफ देखें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे जितने PSUs हैं, PSEs हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ बहुत योगदान दे रहे हैं। दुनिया के देश जब पिछली बार दिल्ली में ही आयोजित किया गया था डिफेंस एक्सपो, उनके प्रतिनिधि जब आए थे तो वो हैरान रह गए थे कि भारत तो दुनिया के सबसे हाई टेक्नोलॉजी एंड के प्रोडक्ट के हथियार बना रहा है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जो हम रेडार बना रहे हैं, उनको देख के अफ्रीका के काफ़ी देश, लैटिन अमेरिका के काफ़ी देश, कैरेबियन आइलैंड्स के काफ़ी देश काफ़ी प्रभावित हुए थे। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़ोर से आगे बढ़ेगा। इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब भी भारत किसी देश को हथियार देता है तो उसके अगले 10 साल 20 साल की जो रख रखाव की जो जिम्मेवारी है वो भारत अपने ऊपर ले लेता है। यानी भारत ये चाहता है, कोशिश करता है कि जो हथियार हमने विदेशों को दिया है, खास तौर से कैपिटल इक्विपमेंट यानी बड़ा हथियार, उसमें कभी अगर खराबी आ जाए तो महज कुछ ही घंटे के अंदर हमारे टेक्नीशियन स्पेयर पार्ट लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले कुछ साल पहले ही पाकिस्तान ने बर्मा को JF-17 फाइटर विमान दिए थे, और कितनी हास्यास्पद बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में निर्मित ये JF-17 सारे के सारे फाइटर विमान बर्मीज एयरफोर्स में खराब पड़े हुए हैं और पाकिस्तान उनको सही नहीं कर पा रहा है। और तो और बर्मा की म्यांमार की जुंता ने फाइनली चीन को दरखास्त की है कि आप आइए और पाकिस्तान से सप्लाइड JF-17 को रिपेयर कीजिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम जब किसी को हथियार देते तो हम कुछ दबाव नहीं डालते, कोई राजनीतिक काउंटर बैलेंसिंग या कोई हिडन शर्त नहीं रखते। हमने वियतनाम को अभी पिछले साल INS कृपान दिया, दोस्त समझ के दिया। हमने अब वियतनाम को 100 मिलियन के हाई स्पीड पेट्रोल बोट देने जा रहे हैं। हमारी कोस्ट गार्ड के जो सीनियर अफसरान हैं, ऑपरेशनल लेवल पे जो क्रू है, वो जाके वियतनाम की एयरफोर्स को सिखाएंगे कि कोस्टल एरिया में पेट्रोलिंग कैसे करनी है। खास तौर से जो आइलैंड टेरिटरीज है, कोरल आइलैंड्स हैं जिसमें चीन के साथ डिस्प्यूट है, वहां पे इन हाई स्पीड पेट्रोल। मतलब देवनाथ सर, अगर मैं कहूं कि भारत सिर्फ बिजनेस नहीं करता है, भारत रिश्ते बनाता है, और वो हम हर एक पर्सपेक्टिव में भारत के लिहाज से देखते आए हैं, समझते आए हैं, और ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज भी होता है कि भारत कैसे उस वक्त आगे आता है, कैसे उस वक्त साथ देता है जब हर कोई एक स्टेप पीछे ले लेता है। ये हमने हमेशा देखा है। जितेंद्र कुमार ओझा सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे जानकारी मिल रही है कि ओझा जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मोहम्मद अली शाह, अगर मैं अलग अलग तमाम आसियान देशों की बात करूं, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर से जुड़े हुए और चीन से प्रभावित नजर आते हैं। क्या ये ज़रूरत इनको लगती है कि इट्स हाई टाइम, या इसमें इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा रोल प्ले करे जिसमें चीन के चंगुल से इनको कम से कम आज़ादी मिल पाए और एक सोल्यूशन की तरफ मूव करते नजर आए? जी पूर्णिमा जी, आपका बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। देखिए, चीन की का दर्द दूर करने के लिए हमने क्वाड का पहले फॉर्मेशन किया, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक पड़ोसी है चीन का। तो चीन के जो बदतमीजियां हैं वो क्वाड दूर करेगा। इसके अलावा आपने आसियान देशों की बात की, जी हाँ। देखिए, बात ऐसी है, चीन जो है बार बार टाइम टू टाइम इनकॉरिजिबल, वो नासुर है बिल्कुल। वो कार्टोग्राफिक इन्वेजन करेगा, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा, वेब वॉरफेयर करेगा। वो सन त्सू की फिलॉसफी में यकीन रखता है। ये एक चाइनीज फिलोसफर थे, एक थिंकर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने बताया कि चीन कैसे एक जंग को जीत सकता है बिना लड़े, यानी कि बिना गोली फायर करे वो जंग को जीत जाए। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो चीन बार बार, आप देखिए यहीं पे आप देख लीजिए, G20 में चीन के प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। मैं तो कह रहा हूँ ये माइंड गेम हुआ। या तो उनको एक गिल्टी कॉन्शियस होगा, या तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको कहते हैं ना, या तो वैसा होगा। अब जितने भी आसियान देश हैं,
आप देखिए बहुत से देशों ने निंदा करी थी जब चीन ने अभी 4 दिन पहले जब एक कार्टोग्राफिक इन्वेजन अपने मैप पे दिखाया अरुणाचल का अक्सर चीन का हिस्सा अपने तरफ को क्लेम करते हुए, जो कि बकवास की बात है। अगर मैं बोलूँ ये कैमरा नहीं है, ये टीवी है, तो ये नहीं, तो ये कोई चीन ने पहली बार थोड़ी किया है सर। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये चीन ने पहली बार नहीं किया। तो मैं वही, अगर मैं बोलूँ ये कैमरा नहीं है, टीवी है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कैमरा ही रहेगी और टीवी ही रहेगी। तो उसी तरीके से चीन, सब जानते हैं कि चीन का असल हिस्सा क्या है, मगर चीन किस बात पे खेलता है, किसका एडवांटेज लेता है। पूरा जो 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये एक लाइन नहीं है, एक परसेप्शन है। तो चीन टाइम टू टाइम आके उस वहां तक खेल पाएगा केवल, बस उसके आगे ये सब बकवास की बातें हैं। चीन जो आगे वो अपना मैप पे दिखा देगा, जितने भी आप देखिए आसियान देशों में से भी देश हैं जिन्होंने निंदा की थी चीन के मैप की। तो चीन जो है इसका जो इलाज जो है खुलकर की निंदा की चीन के स्टैंड की। न सिर्फ आसियान देशों ने, जापान की अगर हम बात करते हैं, जापान ने इसको लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, जापान ने इसकी खुलकर निंदा की है। मुझे इस वक्त जेके ओझा सर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओझा सर, इस बीच में हमने बाकी बहुत सारी बातें की, अगर आप सुन पाए हो इन केस तो, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली हम चीन के सेंट्रिक बात करते हैं, G20 सम्मेलन, शी जिनपिंग नहीं आते हैं, ग्लोबल साउथ की बार बार बात होती है, उनको ये डर लगता है। खासतौर से सर गलवान घाटी के बाद से चीन को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और भारत हर एक एक्शन का जवाब देगा। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूंगी, अभी मार्च में जो हमने जो हाइड्रो पावर प्लांट्स का जिक्र किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, लगभग 12 चीन की तरफ से क्रिएट की जा रही सिचुएशंस या क्रिएट किए जा रहे चैलेंजेस का भारत भी अब जियोपॉलिटिकली जवाब दे रहा है, बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए और ये बताते हुए कि चीन को जवाब देने के लिए भारत अकेला भी काफी है। कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, टैक्टिकली वो बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी जाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसे समय में जब पश्चिम के लोग, खास करके अमेरिका के लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2015 ईस्वी में चीन में प्रजातंत्र आ जाएगा क्योंकि जीडीपी का रेट ऐसे ऐसे हो जाएगा। और मेरा मानना है कि हर एक सभ्यता की एक स्ट्रेटेजिक साइकी, जो चीन की डिसेप्शन की बात कर रहे हैं, वो सदियों से चली आई है। चीन में डिसेप्शन की बात, उनकी जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं, जहाँ एक दूसरे को कभी विश्वास कर ही नहीं सकते थे। बाहर को तो छोड़िए, माओ के समय में 4 करोड़ चीनियों की हत्या कर दी गई। माओ से भी छोड़िए, जब चीन की दीवार बनी तो उसमें लाखों गरीब लोगों को मारने के बाद उनकी हड्डियां भी उसमें दफन कर दी जाती थी, उनको खाना नहीं मिलता था। और कुछ भी बात होता था तो जो कुछ उनके राजधानी में होता था उनके फ्रंटियर्स पे पहुंचता नहीं था। और भारत में प्रजातंत्र अगर बहुत एडवर्सिटी में आया तो उसकी एकमात्र वजह थी कि सोशल ट्रस्ट का पोषण अधिक। लेकिन एक चीज जो हमें कमी रही गुप्त साम्राज्य के बाद से, जिसमें स्ट्रेटेजिक साइकी की जो बात करता हूँ, कि हम बाहर पे आक्रमण नहीं करते थे, बाहर की समस्याओं को देखते नहीं थे। आज की तारीख में जो मोदी सरकार के आने के बाद लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ कमियां हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट है, बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम एक रोबस्ट पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत सालों बाद आया है, भारत ने नहीं लिया है, तो चीन को लग रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि जो गुडविल हमारी अफ्रीका में है, फार ईस्ट में है या वेस्ट में भी है, वो सिर्फ भारत को लेके ही नहीं है। आप देखिए कि जितने भारतीय यहाँ पे गए हैं, उन तमाम भारतीयों ने वहाँ के देशों को अपनाया और अपनाने के बाद वहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात न तो इस्लामिक रेडिकल वाले लोग कर सकते हैं ऐसे देशों से गए हुए, न चीन से किया जा सकता है। चीन वहाँ जाने के बाद वहाँ के इंस्टीट्यूशन अमेरिका से फायदा उठा रहा है और वहाँ के इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है। ये बात एक साइकोलॉजिकल है, आप देखें। लेकिन हाँ, जब हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो एक लार्जर इकोसिस्टम की बात होती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज क्या है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, हमारे लोगों की कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या है और लीडरशिप का कल्चर क्या है। तो ISR जैसे इंस्टीट्यूशन दिखाते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं। देखिए, हमारी पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, हमारी साइकी बहुत जबरदस्त है, हमसे किसी को खतरा नहीं है। तो इसी वजह से दुनिया के ये देश है वो हमारे साथ आना चाहते हैं। और पहली बार पश्चिम को लग रहा है कि जब उनकी रेजिलियंस कम होती नजर आ रही है, यूरोप का देखिए कि ग्रोथ रेट काफी कम होते नजर आ रहा है, अमेरिका में डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो गई हैं, कई एक ऐसे गेटोज हो गए हैं अमेरिका में, जो डेवलप्ड शहरों में, जहां पे होमलेसनेस से लेकर ड्रग से लेकर तमाम चीजें आ रही हैं।
और उन तमाम चीजों के बाद एक भारत से डायनामिज्म की उम्मीद की जा रही है। बहुत मैं बहुत इसे इम्पोर्टेंट tactical नहीं बहुत समझता। इम्पोर्टेंट बात सर आपने कही, क्योंकि जब आपने कहा कि हमको यानी कि भारत से किसी को भी डर नहीं है, ये उनको वो कॉन्फिडेंस देता है बाकी देशों को जब वो भारत के साथ चलने को तैयार होते हैं। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का ऐलान करते हैं कि हम दूसरों की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर को लंबा करने में विश्वास करते हैं। बहरहाल ये दो बड़ी तस्वीरें आज की हैं। सभी मेहमानों को अपने साथ बने रहने के लिए मैं दरखास्त करूंगी।